जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो आज हम दोस्तों एनसीईआरटी का जो सीरीज है 10th का एनसीईआरटी सीरीज उसमें से दोस्तों हम अध्याय 6 के बारे में देखेंगे, जिसमें दोस्तों रेलवे एएलपी हो गया। टेक एएलपी का तो एग्जाम हो चुका दोस्तों फर्स्ट स्टेज का, जिसमें दोस्तों जो अभी जितने भी आने वाले एग्जाम है, चाहे वो टेक्नीशियन हो या तो फिर आरआरबी जेई का हो, आरआरबी जेई का हो, जितने भी दोस्तों एग्जाम आने वाले हैं उसमें ये सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों सारे इस चैप्टर को पूरा रिवीजन करेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया दोस्तों कि गस्टरी संग्राहक डैश का पता लगाते हैं, जबकि ग्रांड संग्राहक डैश का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, ये जो गस्टरी यहाँ पे दिया गया है ना, गस्टरी संग्राहक, गस्टरी संग्राहक, तो ये गस्टरी संग्राहक दोस्तों जो कहाँ पे पाया जाता है, ये जीभ में पाया जाता है। जीभ में दोस्तों हम लोगों ने क्या जानते हैं कि जीभ में हमारे छोटे छोटे कितनी दाने दाने टाइप में कितना जीभ में बहुत सारे चीज पाए जाते हैं। तो जो जीभ में पाया ये गस्टरी संग्रह कहाँ पे पाया जाता है, जीभ में पाया जाता है। और जीभ में पाया जाता है और इसका काम क्या होता है, तो कोई भी भोजन हम जैसे करते हैं तो उसका स्वाद पता करने के लिए करते हैं कि उसका स्वाद कैसा है, टेस्ट कैसा है, उसका स्वाद या तो टेस्ट कैसा है। तो गस्ट्री संग्रह किसके लिए है, स्वाद का पता लगाने के लिए, टेस्ट का पता लगाने के लिए। अब दूसरा क्या बोला गया दोस्तों, घ्राण संग्राहक। तो ये घ्राण संग्राहक जो है दोस्तों, संग्राहक जिसे ऑल्फैक्टरी भी कहते हैं, ऑल्फैक्टरी जिसे ऑल्फैक्टरी रिसिप्टर कहते हैं। तो ये कहाँ पर होता है दोस्तों, ये हमारे जस्ट नाक, जो नाक होता है ना, नाक के ऊपरी सिरे में अंदर में पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, नाक के ऊपरी सिरे में। और इसका काम क्या होता है दोस्तों, किसी भी गंध का पता लगाने के लिए, यानी कि कोई भी स्मेल या गंध होता है तो गंध का पता लगाने के लिए घ्राण संग्रह का इस्तेमाल करते हैं। घ्राण, गंध का पता लगाने के लिए घ्राण संग्रह, और स्वाद का पता लगाने के लिए किसका, गस्ट्री संग्राहक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, गस्ट्री संग्रह कहाँ पे हम लोग किसका पता लगाने के लिए करते हैं, स्वाद पता लगाने के लिए, और दूसरा घ्राण संग्रह किसका, गंध यानी कि स्मेल का पता लगाने के लिए। गंध कहने का क्या मतलब दोस्तों, स्मेल, स्मेल, और स्वाद मतलब क्या, टेस्ट, कैसा टेस्ट है, कैसा टेस्ट, टेस्ट पता करने के लिए भोजन का। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, स्वाद फिर गंध, स्वाद स्पर्श नहीं होगा, स्पर्श नहीं होगा, स्वाद और गंध, यानी कि सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, कि न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, सूचना प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर देखिए दोस्तों, आप लोगों ने न्यूरॉन को देखा होगा दोस्तों किताब में, ये सारे के सारे चित्र क्या है, किताब में बुक में बने हुए हैं। जैसे कि ये हमारा मान लेते हैं क्या है, ये न्यूरॉन है, ये क्या है, न्यूरॉन है। ये इस प्रकार से ये फैला होता है, और इसमें दोस्तों हर एक में यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार से क्या निकला होता है, पार्ट उसका निकला होता है, पार्ट उसका निकला होता है। और ये जो पार्ट निकला होता है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, डेंड्राइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंड्राइट कहा जाता है, डेंड्राइट कहा जाता है। और इसी डेंड्राइट से दोस्तों जो सूचना हमें प्राप्त होता है, तो इसी डेंड्राइट की वजह से पता चलता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, कोई अगर हम गर्म वस्तु को टच करते हैं तो वैसे ही हमें पता चल जाता है कि हमने गर्म वस्तुओं को टच किया, तो वैसे तुरंत वहां से क्या करते हैं, हम हाथ को हटा लेते हैं। तो सूचना हमें प्राप्त किससे हो रहा है, डेंड्राइट से पता चलता है। किससे, डेंड्राइट से पता चलता है। तो यहाँ पे डेंड्राइट क्या हो जाएगा, बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्त क्रिया में प्रतिवर्त चाप का निर्माण होता है, प्रतिवर्त का चाप का निर्माण होता है। इन रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म्ड बाय। देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, हमने क्या बताया अभी कि जैसे कि ये क्या है, हम मान लेते हैं कि रोटी बना रहे हैं, और ये क्या है, गर्म तवा है, ये क्या है, गर्म तवा है। तो यहाँ पे गर्म तवा, यहाँ पे हीट नीचे से क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो ये तवा क्या है, गर्म है। तो जैसे तवा में हम टच करते हैं, वैसे हमारे शरीर को तुरंत पता चल जाता है कि ये जो है, ये क्या हो रहा है, गर्म तवा है, क्या है, गर्म तवा हो रहा है। तो ये तुरंत रिएक्शन कहाँ पे पहुंचता है, हमारे ब्रेन में पहुंचता है। तो किसके ब्रेन में जाता है, क्या होता है, ब्रेन में जाता है। किसके माध्यम से जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से जाता है। तो प्रतिवर्ती चाप यानी कि रिएक्शन हमारा फिर से कैसे आएगा, जैसे ब्रेन के पास जाएगा तो ब्रेन तुरंत सिग्नल देता है। ये क्षण सेकंड सेकंड भी नहीं लगता है, और तुरंत हम लोग हाथ को हटा लेते हैं। तो ब्रेन सिग्नल देता है, प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या है कि ब्रेन तुरंत वापिस रिएक्शन देगा, जिसे हमें पता चलेगा कि हम गर्म
गर्म चीज को टच कर रहे हैं तो हाथ को तुरंत वहां से हटाते हैं, तो ये तुरंत एक्शन कैसे लेते हैं? क्योंकि ब्रेन क्या करता है, तुरंत ब्रेन क्या करता है, तुरंत रिपोर्ट देता है। तो फिर से रिपोर्ट देने के बाद तुरंत हम वहां पे हाथ क्या करते हैं, हटा लेते हैं, हाथ को हटा लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, इसमें मेन इसका जो प्रतिवर्ती चाप का निर्माण जो होता है वो किसके मदद से होता है? अभिग्राहक होता है, फिर रीढ़ की हड्डी के पास जाता है, फिर स्नायु आने के मसल्स के पास पहुंचता है। स्नायु मतलब मसल्स के पास फिर से पहुंचता है, मसल्स के पास पहुंचता है। अब देखिए दोस्तों, अगर जो प्रतिवर्ती चाप होता है उसका अगर सही क्रम की बात करें या सही परिपथ की बात करें या तो रिएक्शन की बात करें, तो क्या होता है प्रतिवर्ती चाप? तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे अगर देखिए दोस्तों, अगर हम ओरिजिनल यानी कि रिएक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया की बात करें तो क्या होता है? अभिग्राहक होता है पहले। क्या होता है? अभिग्राहक होता है। फिर अभिग्राहक के बाद क्या होता है दोस्तों? जो संवेदी होता है यानी कि सेंसिटिव न्यूरॉन होता है, संवेदी न्यूरॉन या तो सेंसिटिव न्यूरॉन जो होता है, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन या तो तंत्रिका तंत्र के पास पहुंचता है। फिर कहाँ पे पहुंचता है? रीढ़ की हड्डी के पास पहुंचेगा। कहाँ पे पहुंचेगा? रीढ़ की हड्डी। कहाँ पे पहुंचेगा? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी। फिर रीढ़ की हड्डी से कहाँ पे जाएगा दोस्तों? पेशी न्यूरॉन में जाएगा। क्या कहाँ पे जाएगा? मसल्स में यानी कि पेशी न्यूरॉन में जाता है। कहाँ पे? पेशी न्यूरॉन यानी कि मसल में, पेशी न्यूरॉन मसल में। उसके बाद कहाँ पे जाता है? प्रभावक के पास पहुंचता है। प्रभावक यानी कि हमें पता चलता है कि हमें किसी गर्म वस्तु को छू चुके हैं। तो ये क्या होता है रियली, यानी कि सही परिपथ होता है। प्रतिवर्ती चाप का क्या होता है? सही परिपथ होता है। सही परिपथ होता है। पहले क्या है? अभिग्राहक, फिर सेंसिटिव न्यूरॉन या तो रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी मतलब क्या दोस्तों? स्पाइनल कोड। उसके बाद पेशी न्यूरॉन, उसके बाद प्रभावक के पास पहुंचता है, प्रभावक के पास पहुंचता है। और प्रभावक ये क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रिया का उत्पन्न करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो हमारा ब्रेन होता है, सबसे पहले दोस्तों हमारा एक क्या है? नर्वस सिस्टम। क्या है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम जो होता है दोस्तों, ये दो भाग में होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको कहते हैं। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। तो हमारे शरीर की अगर दिमाग की बात करें तो ब्रेन की बात करें तो मेनली क्या होता है? दो ब्रेन के रूप में बटा होता है। क्या होता है? तो दोनों ब्रेन को अगर मिला दिया जाए तो क्या होता है? इसमें पहला क्या होता है? एक मस्तिष्क होता है। क्या होता है? मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क होता है। और दूसरा क्या होता है? स्पाइनल कोड होता है। स्पाइनल कोड जिसे हम मेरुदंड भी कहते हैं, मेरुदंड या तो स्पाइनल कोड। अब यहाँ पे दोस्तों ये मत समझ लीजिएगा कि ब्रेन दो भाग में है। ये हमारा क्या है? शरीर में जो तंत्रिका तंत्र, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, तो वो दो होता है, एक मस्तिष्क होता है, एक मेरुदंड होता है। लेकिन अगर मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क हमारा कितना होता है? मस्तिष्क हमारा तीन होता है। पहला अगर मस्तिष्क, पहला क्या होता है? अगर मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क। दूसरा मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा क्या होता है? पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है वो दो होता है, एक मस्तिष्क होता है, एक मेरुदंड होता है। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, और ये मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कोड। क्या होता है? स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने होते हैं? तो दो होते हैं। एक क्या होता है? मस्तिष्क होता है, और एक मेरुदंड होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? तो देखिए दोस्तों, अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो था दोस्तों, उसमें हमने देखा कि दो चीज मिला हुआ था। क्या था? ब्रेन था और एक स्पाइनल कोड था। ब्रेन और स्पाइनल कोड था। और दूसरा यहाँ पे क्या है दोस्तों? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, तो जो कपाल का जो नसें होता है, यानी कि कपाल, हमारे कपाल कहने का मतलब दोस्तों जो हमारे माथा में,
माथा हमारा जो सर होता है, जैसे कि देखिए ये हमारा क्या है, शरीर का माथा है। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा शरीर है, ये मुंह हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा माथा है। तो माथा का कपाल का जो तंत्रिका तंत्र या तो नर्व्स होता है या तो नसें जो होता है तंत्रिका तंत्र का, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक कपाल तंत्रिका तंत्र आता है, कपाल तंत्रिका आता है, और दूसरा क्या आता है, मेरुदंड आता है। दूसरा क्या आता है, मेरुदंड आने की, मेरुदंड आने की स्पाइनल कोड ही आता है। क्या होता है, स्पाइनल नर्व। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पाइनल कोड नहीं, बात को समझिएगा दोस्तों। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसमें क्या क्या मिल रहा था, ब्रेन और स्पाइनल कोड जब मिलता है तो हमारा क्या बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा होता है, वो ब्रेन की जो नसें होता है, जो ब्रेन की नसें, ब्रेन में कितना नस होता है दोस्तों, तो ब्रेन में जो नसें होता है वो 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 12 जोड़ी नसें होते हैं ब्रेन में, 12 जोड़ी नसें होता है। और मेरुदंड या तो स्पाइनल कोड की जो मेरुदंड की तंत्रिका होता है या नसें होता है, ये 33 जोड़ी होती है। क्या होता है, 33 जोड़ी होती है। तो फेरी फेरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या तो परिधीय तंत्रिका तंत्र जो जो होता है, उसमें नसें शामिल होता है। जो कपाल की, ब्रेन की नसें होता है, और ये मेरुदंड की नसें होता है, 31 जोड़ी नसें होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों, कि जो कपाल तंत्रिका तंत्र होता है उसमें 12 जोड़ी नसें होता है, और ये 31 जोड़ी नसें किस में होता है, मेरुदंड में होता है, यानी कि स्पाइनल कोड की नसें होता है। तो ये हमारा क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो दो हमने देखा, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन और स्पाइनल कोड शामिल होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन की नसें शामिल होता है और स्पाइनल कोड की नसें यानी कि तंत्रिका शामिल होता है, तंत्रिका शामिल होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, परिधीय में रीढ़ की हड्डी, नहीं दोस्तों, रीढ़ की हड्डी शामिल होता है क्या, मेरुदंड, नहीं ये नहीं होता है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा क्या है, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का कोड, मस्तिष्क तो शामिल नहीं होता दोस्तों, मस्तिष्क का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो शामिल होता है। तो यहाँ पे मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र नहीं है, यानी कि कपाल तंत्रिका तंत्र और मेरुदंड का जो नर्व है या तंत्रिका तंत्र है वो शामिल होता है। देखिए, अगर हिंदी में डाउट होता तो इंग्लिश में देखिएगा। स्पाइन, स्पाइन क्या होता है, स्पाइन रीढ़ की हड्डी नहीं, ब्रेन, ब्रेन नहीं, ब्रेन की जो नर्व है वो शामिल होता है, तो ये भी नहीं। नर्व कोड, ये भी नहीं है इसका मतलब। तो क्रेनियल नर्व यानी कि कपाल की तंत्रिका तंत्र या तो ब्रेन की तंत्रिका तंत्र होता है वो शामिल होता है, और स्पाइनल कोड का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो शामिल होता है, यानी कि सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में कितने भागों में विभाजित होता है, मानव मस्तिष्क। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया कि जो तंत्रिका तंत्र है वो दो भाग था, वो एक ब्रेन था और एक स्पाइनल कोड था। लेकिन मस्तिष्क को हमने क्या बताया कि वो तीन भाग में है। क्या है, तीन भाग में है। जैसे कि देखिए दोस्तों, मस्तिष्क यहाँ पे लिख देता हूं मैं दोस्तों, मस्तिष्क की क्या होता है, तीन भाग होता है। मस्तिष्क या ब्रेन जो होता है, ब्रेन जो होता है वो तीन भाग में बटा होता है। पहला क्या होता है, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। दूसरा क्या होता है दोस्तों, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा क्या होता है दोस्तों, तीसरा क्या होता है, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अग्र मस्तिष्क है, तो अग्र मस्तिष्क को दोस्तों दो, दो तिहाई यानी कि 60% जो ब्रेन होता है वो अग्र मस्तिष्क का होता है। दो तिहाई कहने का मतलब क्या है, 60% के आसपास, 60% के आसपास लगभग क्या होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। क्या होता है, अग्र मस्तिष्क। अब देखिए दोस्तों, अगर हम अग्र मस्तिष्क की यानी कि मस्तिष्क की बात करें, तो ये किस प्रकार से डिवीजन यानी कि बटा होता है। तो अग्र मस्तिष्क में, ये अग्र मस्तिष्क का भी क्या होता है दोस्तों, ये तीन भाग होता है। अग्र मस्तिष्क का भी क्या होता है, तीन भाग होता है। पहला क्या होता है, सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम होता है। दूसरा क्या होता है, हाइपोथैलेमस। दूसरा क्या होता है दोस्तों, थैलेमस होता है। दूसरा थैलेमस होता है। और तीसरा क्या होता है दोस्तों, हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। तीसरा क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। अब मध्य मस्तिष्क की बात करें दोस्तों, मध्य मस्तिष्क, तो इसमें दो होता है, एक कार्पोरा होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक कार्पोरा होता है
कार्पोरा जो देखने सुनने का काम करता है, और इसमें इसमें दोस्तों सेरिब्रल होता है। क्या होता है? सेरिब्रल होता है। और तीसरा दोस्तों जो पश्च मस्तिष्क है, उसकी बात करें तो पश्च मस्तिष्क हमारा जो होता है दोस्तों, ये भी 3 पार्ट में होता है। ये भी क्या होता है? 3 पार्ट में होता है। तो पहला क्या है दोस्तों? सेरिबेलम है। क्या है? सेरिबेलम है। सेरिबेलम है। दूसरा पार्ट की बात करें तो ये क्या है? मेडुला ऑब्लंगाटा है। मेड्यूला ऑब्लंगाटा। ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा सेरिबेलम होता है, और मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें किसका किसका क्या काम होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेरिबरम का काम क्या होता है? तो सेरिबरम की बात करें दोस्तों, तो इसका काम क्या होता है? तो जो सेरिबरम होता है दोस्तों, इसमें थिंकिंग, सोच, याददाश्त, आईक्यू, ये सारे चीज किस पर होता है? सेरिबरम का काम होता है। थैलेमस का काम क्या होता है दोस्तों? जैसे कि थैलेमस मतलब क्या होता है? जैसे कि बाहर का तापमान, जैसे अभी ठंडे का समय चल रहा है, तो ठंडे से हमें पता कैसे चल रहा है कि ठंडा है? तो ये थैलेमस के कारण हमें पता चलता है कि बाहर का मौसम या तो वातावरण जो है अभी ठंडा है। गर्मी का टाइम आएगा तो गर्मी का एहसास होगा, तो ये थैलेमस के कारण होता है। यानी कि बाहरी वातावरण का पता लगाने का काम काम कौन करता है? थैलेमस का काम होता है। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आंतरिक आंतरिक चीज होता है, जैसे कि भूख, प्यास, प्यार, मोहब्बत, घृणा, ये हाइपोथैलेमस का काम होता है। प्यार, मोहब्बत, क्या, जैसे कि देखिए दोस्तों, प्यार, मोहब्बत, धोखा, दोस्ती, दुश्मनी, ये सारा चीज किसमें होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। कार्पोरा का काम क्या है दोस्तों? कार्पोरा देखने सुनने का काम होता है। सेरिबेलम का काम क्या है दोस्तों? सेरिबेलम जो हमारा होता है, जब सेरिबेलम दोस्तों ये ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। जैसे कि आज हमें कहीं जाना है, तो वो इच्छा पर डिपेंड करता है हमें कि हमें वहां जाना है, तो हम जा सकते हैं। तो इच्छा के अनुसार जो हम काम करते हैं, वो सेरिबेलम का काम होता है, इच्छा के अनुसार। और मेडुला ऑब्लंगाटा का काम क्या दोस्तों? अनैच्छिक क्रिया। क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया। सेरिबेलम का काम क्या है? ऐच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल करना। सेरिबेलम का काम क्या है? ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया। और मेडुला ऑब्लंगाटा का काम क्या है? अनैच्छिक क्रिया। तो अनैच्छिक क्रिया क्या है? जैसे कि हार्ट हमारा दोस्तों पंप कर रहा है ब्लड को, तो क्या हार्ट हमारा इच्छा के अनुसार कम पंप कर रहा है? अगर हम सांस ले रहे हैं, तो क्या हम इच्छा के अनुसार सांस ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। तो जो चीज अनिच्छिक क्रिया है, जिसको हम चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं, वो मेडुला ऑब्लंगाटा द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि मानव मस्तिष्क कितनों भागों में है? तो मानव मस्तिष्क 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, कितने भाग में है? 3 भाग में है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। मुख्य भाग है। तो हमने क्या बताया दोस्तों कि जो अगर मस्तिष्क होता है, अगर मस्तिष्क होता है, तो अगर मस्तिष्क में दोस्तों 3 भाग है। पहला भाग हमने क्या देखा अगर मस्तिष्क का? अगर मस्तिष्क का जो पहला भाग है, उसमें क्या देखा हमने? पहला क्या था? सेरिब्रम था। क्या था? सेरिब्रम था। सेरिब्रम था। अब सेरिब्रम का दोस्तों, सेरिब्रम था। सेरिब्रम का दोस्तों काम क्या था? हमने क्या बताया कि इसका इसका काम क्या है कि अगर हमें थिंकिंग करना हो या सोचना हो, थिंकिंग, या तो आदास्त की बात करें, आदास्त, अदास्त, यादास्त, यादाश्त की बात करें, या तो दोस्तों आईक्यू लेवल की बात करें। इसी में आईक्यू लेवल, आईक्यू किसी का कितना है, कम है, अधिक है, तो वो हमारा क्या काम करता है? सेरिब्रम का काम करता है। सेरिब्रम हमारा किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो अग्र मस्तिष्क यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें दूसरा काम हमने क्या बताया था? थैलेमस। दूसरा भाग इसका क्या था? थैलेमस। तो थैलेमस में हमने क्या बताया दोस्तों? इसका काम क्या होता है? बाहरी आवरण का पता लगाना, बाहरी वातावरण का पता लगाना। बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण यानी कि ठंडी, गर्मी, ठंडा हो गया, गर्म हो गया, ये बाहरी वातावरण। अब तीसरा भाग हमारा क्या होता है दोस्तों? इसका हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है दोस्तों? भूख, यानी कि आंतरिक। हाइपो मतलब क्या दोस्तों? अंदर। हाइपो मतलब क्या होता है? अंदर, यानी कि अंदर, हमारे शरीर के अंदर। भूख, भूख हो गया, प्यास हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, धोखा हो गया, दुश्मनी हो गया, नफरत हो गया, ये सारा चीज किस में आता है? हाइपोथैलेमस के अंदर में आता है।
किसके अंतर्गत आता है? हाइपोथैलेमस के अंतर्गत में आता है। यानी कि दोस्तों हाइपोथैलेमस का मेन काम क्या है? फीलिंग। फीलिंग की कैसा फीलिंग हो रहा है, दुश्मनी का, दोस्ती का, नफरत का, अन्य सारी चीजों, भूख का एहसास हो रहा है, प्यास का एहसास हो रहा है, तो ये सारा चीज हाइपोथैलेमस का ही काम होता है। मानव में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप, लार निसरण और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया कि जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, हमने क्या बताया कि जो पश्च मस्तिष्क है, जो हमारा पश्च मस्तिष्क का भाग है, पश्च मस्तिष्क में हमारा क्या है दोस्तों? दो भाग है। पश्च मस्तिष्क का हमारा क्या है? दो भाग है। पहला भाग हमारा क्या था? सेरिबेलम था। सेरिबेलम। सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का काम क्या है दोस्तों? सेरिबेलम का काम क्या है? ये ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ऐच्छिक क्रियाओं को, ऐच्छिक क्रियाओं या क्रियाएं को कंट्रोल करता है। जैसे कि देखिए तो ऐच्छिक क्रिया क्या है? जैसे कि हमें भूख लगा है तो खाना खाएंगे। अगर हमें, जैसे कि यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और मेरा इच्छा किया कि उठ के हम यहाँ पे, जैसे कि दोस्तों हम बैठे हुए हैं और मेरा इच्छा किया कि हम यहाँ से उठ के यहाँ पे चले जाएं, तो यहाँ से उठ के हम यहाँ पे चले गए, तो हमारा इच्छा किया, तो इच्छा के अनुसार हमने काम किया। जैसे कि हमारा हाथ यहाँ पे रखा हुआ है, तो मेरा इच्छा किया कि नहीं मैं हाथ को उठा लूँ, तो हाथ को उठा लिया। तो ये हमारा क्या, इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। तो ये इच्छा के अनुसार जो काम होता है, वो हमारा कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। कौन करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। मांसपेशियों, यानी कि दोस्तों ऐच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। अब जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर शराबी व्यक्ति क्या करता है? अधिक शराब पी लेता है। क्या होता है? अधिक शराब पी लेता है। तो ये शराबी व्यक्ति का जो नशा, जब किसी को दोस्तों शराबी व्यक्ति जब नशा करता है, तो शराबी व्यक्ति का ये सेरिबेलम क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है और वो सही से इच्छा के अनुसार काम नहीं कर पाता है। तो शराबी व्यक्ति डिस्टर्ब कैसे होता है? डिस्टर्ब होने का कारण क्या है कि उसका सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाता है। शराबी व्यक्ति डिस्टर्ब क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका सेरिबेलम शराबी व्यक्ति का डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकता है। दूसरा हमने क्या देखा दोस्तों, कि जो पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग क्या है? वो क्या है? मेड्यूला ऑब्लंगाटा। दूसरा क्या है? मेड्यूला ऑब्लंगाटा। मेड्यूला ऑब्लंगाटा। ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा या तो मेडुला। तो देखिए तो मेडुला ऑब्लंगाटा का काम क्या है? ये अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का कहने का मतलब क्या है दोस्तों? अभी क्या देख रहे हैं आप? रक्तचाप, जैसे कि ब्लड बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर या ब्लड रक्तचाप, या तो दोस्तों हम सांस ले रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये कौन कंट्रोल करता है? अनिच्छिक क्रियाओं को मिडल ऑफ लंकाटा हम लोग कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर रक्तचाप या उल्टी वगैरह अनिच्छिक क्रियाएं, अनिच्छिक क्रियाएं, तो साफ साफ लिखा है अनिच्छिक क्रियाएं। तो अनिच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा, यानी कि मेडुला ऑब्लांगाटा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है कि डैश स्वैच्छिक क्रियाओं की शुद्धता और शरीर की मुद्रा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायित्व है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया कि जो स्वैच्छिक क्रियाएं होता है वो कौन करता है? हमारा जो सेरिबेलम होता है, जो अगर मस्तिष्क का हमारा सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम, वो कंट्रोल करता है। कौन करता है? वो कंट्रोल करता है। और इसी सेरिबेलम को हिंदी में अनुमस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुमस्तिष्क कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश देख के सेरिबेलम, डायरेक्ट आंसर हम टिक, यानी कि बी नंबर का क्या करेंगे? टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी किसके द्वारा सुरक्षित है? रीढ़ की हड्डी किसके द्वारा सुरक्षित सुरक्षित है? हमारे जो पीठ में जो हड्डी पाया जाता है, वो क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होता है। रीढ़ की हड्डी हमारा जो पीठ में पाया जाता है, वो रीढ़ की हड्डी कुछ इस प्रकार से होता है। रीढ़ की हड्डी, तो जो रीढ़ की हड्डी होता है दोस्तों, उसी को क्या कहा जाता है? वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों रीढ़ की नर्व्स होना चाहिए था, स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स होना चाहिए था कि किसके द्वारा होता है? तो वो वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि यहाँ पे दोस्तों डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो इसकी देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी के अंदर में ही, यानी कि इसके अंदर में ही क्या होता है हमारा, जो स्पाइनल कोर्ड का नर्व्स होता है, मेरुरज्जु जिसको कहते हैं, वो इसी के अंदर होता है, इसी के अंदर होता है। तो ये किसको सुरक्षा, कौन सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम सुरक्षा प्रदान कर रहा है, यानी कि कशेरु के स्तंभ सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए दोस्तों, टच मी नॉट कहने का मतलब क्या है दोस्तों, एक छुई मुई पौधा होता है। क्या होता है, छुई मुई पौधा होता है। जैसे कि देखिए, ये क्या है, एक पौधा है, ये क्या है, छुई हुई पौधा है। अगर इस पौधे दोस्तों, ये क्या है, खिल फैला हुआ है, लेकिन इस पौधे को जैसे ही हम टच करेंगे हाथों से टच करेंगे, ये सिकुड़ जाता है। ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ये सिकुड़ जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, टच मी नॉट पौधा कहते हैं, या तो छुई मुई पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं, छुई मुई पौधा कहते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम की बात करें दोस्तों, तो क्या होता है, मिमोसा पुडिका कहलाता है। साइंटिफिक नेम इसका क्या है, मिमोसा पुडिका। क्या है, मिमोसा पुडिका। तो मिमोसा पुडिका यानी कि सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरुत्व के खिंचाव के कारण ऊपर और नीचे की तरफ तनों और जड़ों की क्रमशः वृद्धि होती है, डैश कहलाती है। क्या होता है, डैश कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे कि हम गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्व मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्व क्या है दोस्तों, जो पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। पृथ्वी क्या करता है, हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पृथ्वी जब हर एक किसी को आकर्षित करता है, तो वो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। तो जैसे कि जड़ हो गया, क्या हो गया, पेड़ का जड़ हो गया। तो जड़ हमारा नीचे की ओर जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गुरुत्वानुवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि कोई पेड़ पौधा है, तो वो प्रकाश के ऊपर की ओर चलता है। क्या होता है, प्रकाश के ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश अनुवर्तन। यानी कि जिसके तरफ मूव करेगा, अगर प्रकाश की तरफ जा रहा है तो प्रकाश अनुवर्तन होगा। अगर जलानुवर्तन यानी कि जल की ओर जा रहा है, तो जलानुवर्तन कहेंगे। गुरुत्वानुवर्तन यानी कि पृथ्वी को आकर्षित करता है, गुरुत्व की ओर आकर्षित हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, गुरुत्वानुवर्तन बोलेंगे। यानी कि जिसकी तरफ मूव करेगा, उसके तरफ को क्या बोलेंगे, गुरुत्वानु उसकी तरफ उसको अनुवर्तन कर देंगे। जैसे कि देखिए, जैसे कि देखिए, जो पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन हार्मोन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन हार्मोन पाए रहने के कारण दोस्तों, ये ऑक्सीजन हार्मोन पाए होने के कारण क्या होता है, उसमें पेड़ पौधे में होने के कारण, जब सन निकलता है ना, तो जो जिधर सूर्यमुखी फूल का दोस्तों याद रखिएगा, सनफ्लावर जो है सूर्यमुखी का फूल, तो वो जैसे जैसे सूरज की रोशनी होगा, वो उधर उधर सूरजमुखी मुखी का फूल मूव करता है। तो सूरजमुखी के फूल में हम प्रकाश अनुवर्तन को देख सकते हैं, क्योंकि जिधर सूरज की रोशनी होगा, प्रकाश की रोशनी होगा, वो उधर ही मूव करेगा। तो उसको हम प्रकाश अनुवर्तन बोलेंगे। और गुरुत्वानुवर्तन मतलब दोस्तों, जैसे कि पेड़ पौधे का जड़ हो गया, तो वो नीचे की ओर खींचा जा रहा है, तो वो क्या होता है, प्रकाश गुरुत्वानुवर्तन कहलाएगा। यानी कि पृथ्वी की ओर कोई खींच रहा है, तो उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बीजांड को की ओर बीजांड की ओर पराग नलियों का बढ़ना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पे पिछला क्वेश्चन में नहीं देखा। तो ये पिछला क्वेश्चन में ये क्या था दोस्तों, रसानुवर्तन। ये क्या है, रसानुवर्तन, यानी कि केमियोट्रोपिज्म। क्या होता है, केमियोट्रोपिज्म। तो ये क्या होता है दोस्तों, जो पराग कण होता है, जैसे देखिए, एक फूल है, फूल में क्या होता है दोस्तों, दो भाग होता है, एक स्त्री केसर होता है, एक पुंग केसर होता है। तो यहाँ पे बीच में जो स्त्री केसर होता है, उसे क्या कहते हैं हम, बीजांड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं, या तो अंडाशय यहाँ पे होता है, अंडाशय। तो ये, और एक ये स्त्री केसर हो गया, और ये क्या होता है, पुंग केसर होता है। तो यहाँ से पुंग केसर में क्या होता है, परागकण पाया जाता है। पुंग केसर में परागकण होता है। क्या होता है, परागकण होता है। तो ये परागकण यहाँ से निकल करके इस यहाँ पे, ये जो मादा जननांग की स्त्री केसर होता है, इसे वर्तिकाग्र बोला जाता है। इसे वर्तिकाग्र बोला जाता है। तो यहाँ से ये परागकण इसके अंदर आता है, और यहाँ पे ये नीचे की ओर जाता है, और यहाँ पे बीजांड यानी कि अंडाशय में चला जाता है, और यहाँ पे बीजांड का निर्माण करता है, यानी कि बीजांड की ओर मूव करता है। तो वो क्या कहलाता है, रसानुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, रसानुवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पे रसानुवर्तन पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? कौन सा कार्य करता है? तो देखिए दोस्तों, अगर हार्मोन की बात करें तो ऑक्सीजन हार्मोन जो हमारा होता है दोस्तों, ये पेड़ पौधे की वृद्धि करने में मदद करता है। क्या होता है? पेड़ पौधे को वृद्धि करने में मदद करता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन का हमने क्या देखा दोस्तों, ये वृद्धि हार्मोन है। ऑक्सीजन हार्मोन क्या है? वृद्धि हार्मोन है, यानी कि ये वृद्धि को क्या करता है, वृद्धि को जो बढ़ाता है। तो यहाँ पे दो बातें यहाँ पे करेंगे दोस्तों। ये हमारा क्या है, पृथ्वी की सतह है। ये क्या है? पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह है। तो और यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक पेड़ लगा हुआ है। ये क्या है दोस्तों, एक पेड़ लगा हुआ है। और जब पेड़ है तो जाहिर सी बात है कि जड़ें होगा। पेड़ लगा है तो क्या है, इसकी जड़ें पे होगा। तो जो नीचे, जो पृथ्वी के अंदर होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूट कहा जाता है। और जो पृथ्वी के ऊपर होता है, उसे सूट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूट कहा जाता है। तो ऑक्सीजन हार्मोन का काम क्या है, पेड़ पौधे का वृद्धि करना। क्या करना? वृद्धि करना। तो ये वृद्धि करने का काम क्या करेगा, यानी कि ऑक्सीजन हार्मोन किसका काम करेगा, वृद्धि करने का काम करेगा, यानी कि प्रवरोहों की गति, यानी कि ऊपर बढ़ाने का काम करेगा। जिब्रेलिन हार्मोन की बात करें दोस्तों, तो जिब्रेलिन हार्मोन का क्या है, ये तना, जैसे कि ये तना हो गया, ये हमारा तना हो गया। तो इस तना को वृद्धि करने का काम कौन करेगा, जिब्रेलिन हार्मोन करेगा। कौन करेगा? जिब्रेलिन हार्मोन करेगा। तो यहाँ पे लिखते चलते दोस्तों, यानी कि ए का हमारा क्या हो गया, ए का क्या हो गया, 4 हो गया। और बी का क्या हो गया, बी का 1 हो गया। बी का क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो होता है दोस्तों, ये कोशिका विभाजन करने का काम करता है। पेड़ पौधे में क्या करता है, कोशिका विभाजन करने का काम करता है। कोशिका विभाजन करने का काम करता है। साइटोकाइनिन का काम क्या है दोस्तों, कोशिका विभाजन करने का काम करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन करने का काम करता है। अब दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, एब्सेसिक अम्ल। तो देखिए दोस्तों, अगर एब्सेसिक अम्ल किसी पेड़ में अधिक मात्रा में स्रावित हो रहा है, तो वो पेड़ क्या हो जाएगा, बौना रह जाएगा। वो पेड़ क्या होगा, बौना रह जाएगा। और उस पेड़ को अगर वृद्धि करना हो, बढ़ाना हो, तो उसमें दोस्तों जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव करना पड़ेगा। जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव करना पड़ेगा। यानी कि एब्सिसिक अम्ल के कारण क्या होता है, पेड़ पौधे बौना रह जाते हैं, नहीं बढ़ पाते हैं, नहीं बढ़ पाते हैं। अब देखिए, तो इसमें से तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि पहला का चार एक ही ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है, बी नंबर का। दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। दूसरा का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्या होता है, इथाइलिन हार्मोन होता है। क्या होता है, इथाइलिन। क्या होता है, इथाइलिन हार्मोन होता है। इथाइलिन हार्मोन होता है। तो इथाइलिन हार्मोन का काम क्या होता है दोस्तों, ये फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है। जैसे पेड़ पौधों में फल फल खुद ब खुद पक जाता है, तो वो कौन करता है, तो ये फलों को प्राकृतिक रूप से कौन पकाता है, इथाइलिन हार्मोन की वजह से। प्राकृतिक फलों को प्राकृतिक रूप से पकाना, रूप से पकाना, तो किसका काम है, ये इथाइलिन हार्मोन का काम है। और एक क्या होता है दोस्तों, एसिटिलीन होता है। क्या होता है, एसिटिलीन। हिंदी से लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, एसिटिलीन। एसिटिलीन, या तो दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड। क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड। तो एसिटिलीन होता है या तो कैल्शियम कार्बाइड होता है। इसे क्या किया जाता है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। कृत्रिम रूप से पकाया जाता है, पकाया जाता है, कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये इनके पेड़ पौधे में जितने भी हार्मोन होते हैं, सारे हार्मोन के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में वह हार्मोन कौन सा है जो रक्त में स्रावित होता है और हास्यपन की दर को नियंत्रित करता है, को नियंत्रित करता है। तो वो हमारा क्या है दोस्तों, एड्रिनल हार्मोन है। कौन सा है, एड्रिनल हार्मोन होता है।
थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? इसकी थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाएगा तो इससे क्या होता है, घेंघा रोग होता है। इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है, जो कि गले में होता है। इंसुलिन की कमी अगर हो जाएगा दोस्तों, तो इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी कि दोस्तों डायबिटीज होगा, जिसको क्या कहते हैं, शुगर, डायबिटीज। डायबिटीज यानी कि दोस्तों शुगर, या तो जिसे हिंदी में मधुमेह भी कह सकते हैं, मधुमेह। टेस्टोस्टेरोन क्या है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन ये फीमेल यानी कि मेल में पाया जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है, ये मेल में पाया जाता है। ये क्या है, मेल में पाया जाता है। और मेल में पाया जाता है दोस्तों, जैसे कि मेल में क्या होता है, जो स्पर्म होता है, तो स्पर्म काउंट को बताने के लिए टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डेस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर स्रावित करता है, जो पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा हाइपोथैलेमस होता है। कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है, जो ये उत्तेजित करने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चयापचय में नियंत्रित करता है, ताकि ताकि विकास के लिए सर्वोत्तम संतुलन प्रदान किया जा सके? तो ये हमारा क्या है दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन है। कौन सा है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है। डैश युवा अवस्था में समय लड़कों में दिखाई देने वाला बदलाव का कारण बनता है, बदलाव का कारण बनता है। तो वो अभी मैंने बताया दोस्तों कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ना बढ़ना शुरू हो जाता है मेल में युवा अवस्था में। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश वह हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है, विनियमित करने में मदद करता है। यानी कि दोस्तों ब्लड प्रेशर को, रक्त शर्करा मतलब क्या, ब्लड शुगर को। तो ब्लड शुगर को कौन कंट्रोल करने का काम करता है, इंसुलिन करता है, जो कि अग्नाशय से निकलता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हमारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिला होगा। तो अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल मिल रहा है, ये लाभदायक हो रहा है, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप दोस्तों इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम को यहाँ पे स्कैन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।